नमस्कार। भारत में फेक न्यूज़, दुष्प्रचार, डीप फेक इतनी बड़ी समस्या बन गए हैं कि चारों तरफ से सच पर पर्दा पड़ता दिखाई दे रहा है। राजनीति, सेहत, चुनाव चिन्ह सब पर फेक न्यूज़, दुष्प्रचार और कब्जे की ऐसी लड़ाई चल रही है जहां अंततः सुप्रीम कोर्ट ही सबसे बड़ी राहत के रूप में हमारे सामने आता है। बाकी सभी जगह से नागरिकों को निराशा ही हासिल होती दिख रही है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के दो महत्वपूर्ण फैसलों पर और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे यह दोनों फैसले सेहत और राजनीति को लंबे समय तक प्रभावित करने वाले हो सकते हैं। पहले बात पतंजलि की। पतंजलि के रामदेव और एमडी बालकृष्ण को 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है, नाराजगी जताते हुए कहा है कि बार बार चेतावनी देने के बावजूद झूठे और भ्रामक विज्ञापन अब तक नहीं रोके गए। आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जिस सुप्रीम कोर्ट की एक चेतावनी किसी भी सामान्य नागरिक के लिए, सरकारी संस्थाओं के लिए चिंता की विषय हो सकती है, ऐसे में पतंजलि जिसका अरबों खरबों का व्यापार है, जो देश में सबसे बड़ी आयुर्वेदिक कंपनी है, कैसे सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी को दरकिनार कर सकती है, कैसे सुप्रीम कोर्ट के अवमानना नोटिस का जवाब न देने की हिम्मत कर सकती है। क्या इस हिम्मत के पीछे राजनीतिक गुड़ाभाग है? क्या इस हिम्मत के पीछे न्यूयॉर्क टाइम्स का वो दावा है जिसमें ये बताया गया था कि रामदेव डोनाल्ड ट्रंप हो सकते हैं? 2018 में आई एक रिपोर्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये दावा किया था कि रामदेव डोनाल्ड ट्रंप के रास्ते पर हैं या डोनाल्ड ट्रंप की तरह वह भी भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। वो उन दावों का क्या हुआ यह आप जानते हैं, लेकिन इससे रामदेव की शक्तियां कम नहीं हो जाती, उनके राजनीतिक संपर्कों की हैसियत कम नहीं हो जाती, क्योंकि उन्होंने इस सरकार के गठन में, इस सरकार के निर्माण में और देश की राजनीति में बीजेपी का वनवास खत्म करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2011 को याद कीजिए अन्ना आंदोलन में रामदेव की बढ़ चढ़कर की गई हिस्सेदारी की। याद कीजिए भ्रष्टाचार पर वो तेज तर्रार भाषणबाजी, वो लफबाजी जिसमें पेट्रोल और डीजल लगभग मुफ्त में नागरिकों को मिलने के ख्वाब दिखाए जा रहे थे। याद है काला धन को लेकर किस किस तरह से कपोल कल्पनाएं की जा रही थी, किस किस तरह की कहानियां बनाई जा रही थी। उन्हीं कहानियों की बुनियाद पर सवार होकर अच्छे दिन आए। वो जुमला आया जो आपको याद होगा, 15 लाख रुपए हर खाते में आने का, जिसे खुद बाद में अमित शाह ने जुमला कहा। तो आप देखें कि कितनी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अन्ना आंदोलन में एक तरफ अन्ना हजारे थे जिनकी सादगी और महाराष्ट्र की छवि को अखिल भारतीय स्तर पर दिखाया गया, दूसरी ओर रामदेव थे। रामदेव असल में उस वक्त सबसे बड़े सेलिब्रिटी थे। रामदेव आध्यात्म और हिंदुत्व को मिलाकर एक ऐसा चेहरा बने थे जिसमें योग की विश्वसनीयता मिला दी गई थी। या आप ऐसे समझ लीजिए कि जब आप किसी से आध्यात्म की बात करते हैं या आप जब किसी से हिंदुत्व की बात करते हैं तो ये केवल चर्चा होती है, लेकिन रामदेव ने आध्यात्म और हिंदुत्व को मिलाकर एक नया ब्रांड बनाया, जिस ब्रांड का नाम था योग। और योग घर घर तक पहुंचा। कैसे पहुंचा? किन चैनलों से पहुंचा? उन चैनलों में किसकी हिस्सेदारी थी? उन चैनलों में किसका पैसा था? इस बारे में हम बाद में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आपको ध्यान होंगे वो संस्कार टेलीविजन वाले दिन, आपको ध्यान होंगे वो आस्था चैनल वाले दिन, जिसमें
किस तरह से टीवी पर लाखों लोग, हजारों लोग दिखाए जाते थे जो योग करके लाभान्वित हो रहे हैं, और इस तरह से घर घर में रामदेव पहुंच गए थे। तो रामदेव की इस पहुंच का बीजेपी ने इस्तेमाल किया। किस बात के लिए इस्तेमाल किया? बीजेपी की छवि बनाने के लिए इस्तेमाल किया। धर्म को आगे रखकर राजनीतिक एजेंडों का इस्तेमाल किया। वरना क्या जरूरत थी कि एक व्यक्ति जो अपने आप को योगाचार्य कहता है, जो बाबा कहता है, वो काले धन पर भाषण देने लगे। और आज जो मीडिया विपक्ष को अकेला छोड़ देने पर शर्मिंदगी महसूस नहीं करता, आज जो मीडिया लगातार ये कह रहा है कि विपक्ष की लड़ाई में वो शामिल नहीं है और उसका काम केवल ऑब्जर्वर है, वो सारा मीडिया रामदेव को सर आंखों पर बैठाए घूम रहा था। रामदेव के काले धन पर भाषण देखिए। रामदेव लगभग लगभग हर समस्या का समाधान लेकर हमारे सामने हाजिर थे। आज आप याद करते हैं, पेट्रोल डीजल, काला धन, बेरोजगारी, नौकरी, वो सब बातें क्या हुई? क्या वो सब बातें भी भ्रामक और झूठी थी? जैसे ये सारे वायदे जो दवाओं पर किए जा रहे हैं, जिसको लेकर देश भर के प्रबुद्ध वैज्ञानिकों ने और डॉक्टरों ने समय समय पर चिंताएं जताई हैं। यह जो ताजा मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है, यह मामला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एलोपैथी को बदनाम करने के खिलाफ कार्यवाही के लिए दायर किया था। आप देखें कि दवाएं कैसे वैज्ञानिक तरीके से बनती हैं, कितने अनुसंधान के बाद बनती हैं। उनमें कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं, उनमें कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन रामदेव ने उन सभी का एक ऐसा भ्रामक सरलीकरण कर दिया जिससे लोगों के मन में एक छवि बनी कि केवल पतंजलि की दवाइयां ही सही हैं और पतंजलि ही एकमात्र प्रमाणिक दवा है। और इस दवा का उपयोग कैसे किया रामदेव ने, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटा सा उदाहरण आप कोरोना में देख सकते हैं। जून 2020, जब हम कोरोना के डर के मारे घरों में कैद थे, जब किसी को इस देश में समझ नहीं आ रहा था कि कोरोना का मुकाबला कैसे किया जाए, 2020 जून में जब डॉक्टर परेशान थे, दुनिया भर में वैज्ञानिक परेशान थे, रामदेव अचानक से एक दवा लाने की घोषणा कर देते हैं। यह ऐसा समय था जब डॉक्टर और अनुसंधानकर्ता, बड़ी बड़ी कंपनियां ये दावा कर रही थी, सरकारें ये बता रही थी अपने नागरिकों को कि इस वायरस की दवा बनने में साल भर से लगभग 10 महीने लग जाते हैं। अचानक से करामाती तरीके से रामदेव की पतंजलि एक दवा लेकर के आती है जिसका नाम कोरोनिल होता है, और पतंजलि विज्ञापन करती है जिसमें बताती है कि कोरोना वायरस को ठीक करने की दवाई ढूंढ ली गई है। भारत जैसे देश में जहां सही सूचनाएं पहुंचाना अपने आप में एक चुनौती है, अलग अलग भाषा के आधार पर, पहुंच के आधार पर, शिक्षा के आधार पर अचानक से यह दवा वायरल हो जाती है। इससे पतंजलि को कितना लाभ हुआ होगा, इसका फैसला, इसकी जानकारी आप आसानी से समझ सकते हैं, ले सकते हैं। तो आखिर पतंजलि यह सब करने की हिम्मत कैसे जुटा पाता है? आपको याद रखना चाहिए कि खुद आयुष मंत्रालय ने उस वक्त कहा था कि रामदेव ने उनको इसकी कोई जानकारी नहीं दी। उस वक्त एक परिषद थी जिसका काम था कि तमाम वैज्ञानिक सूचनाओं का समन्वय करे, भ्रामक जानकारियों को रोके। उस परिषद में तमाम डॉक्टर और विशेषज्ञ थे जिसे हम ICMR के नाम से जानते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया था कि रामदेव ने उनको इस दवा के ट्रायल के बारे में या इसके परीक्षण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। तो आप समझने की कोशिश करें कि रामदेव कितने शक्तिशाली हैं और उनके लिए इन सारी सूचनाओं का, इन सारे नियम कायदों का, विधि विधानों का क्या अर्थ है। और ये सारे कानून, ये सारे
एक्ट कैसे मजाक बन गए हैं। भारत में एक एक्ट है जिसके आधार पर यह तय किया जाता है कि कौन से विज्ञापन किए जा सकते हैं और कौन से विज्ञापन नहीं किए जा सकते हैं। विज्ञापन ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज 1954 के नाम से एक कानून बनाया गया है जिसमें साफ साफ बताया गया है कि भ्रामक विज्ञापन नहीं किए जा सकते हैं, जिनमें चमत्कारी बात कही जाए जिसमें वैज्ञानिक आधार ना हो। लेकिन पतंजलि ने यह सब खूब किया और हमारे और आपके जीवन को किस तरह प्रभावित किया, आप इसे समझ सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जुलाई 2018 में अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि 2025 तक रामदेव का लक्ष्य अपनी बिक्री को 15 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। खुद रामदेव ने अखबार से यह दावा किया था। 2025 हमारे बहुत निकट है। हम देखेंगे कि 2025 में रामदेव कहां तक पहुंचते हैं, लेकिन उसके पहले हमें इंतज़ार होगा कि 2 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट में रामदेव और बालकृष्ण हाजिर होंगे, वो अपनी सफाई में क्या कहेंगे और सुप्रीम कोर्ट उन पर कितनी सख्त कार्यवाही करता है। हमारा देश गरीबों, वंचितों, पिछड़ों का देश है। एक ऐसा देश जिसमें 80 करोड़ लोगों को अभी भी सरकारी राशन का इंतज़ार रहता है गरिमामय जीवन जीने के लिए। एक ऐसा देश जहां प्रधानमंत्री और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी यह दावा करते हुए नहीं थकते हैं कि वह 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। ऐसे देश में भ्रामक दावे कैसे रुकेंगे और कैसे रोके जा सकते हैं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट पर हमारी नज़र टिकी रहेगी। अब बात दूसरी खबर की जिसका असर लोकतंत्र पर सीधा सीधा पड़ता हुआ दिख रहा है। पिछले 10 वर्षों से दूसरी पार्टियों में बीजेपी ने सेंधमारी के तरह तरह से प्रयास किए हैं, उनको तोड़ने के प्रयास किए हैं। कोई भी पार्टी जब किसी देश में शक्तिशाली हो जाए कि उसका वर्चस्व सभी लोगों पर पड़ने लगे, उसका प्रभाव सभी लोगों पर पड़ने लगे, तो वह दूसरी पार्टियों के विलय की कोशिशें करती है, अपना विस्तार बढ़ाने की कोशिश करती है। लेकिन बीजेपी ने पिछले 5 वर्षों में इससे अधिक प्रयास किए हैं। आप देखें कैसे महाराष्ट्र में पहले शिवसेना को तोड़ दिया गया, फिर उसके बाद कैसे एनसीपी को तोड़ दिया गया, और यह दोनों लड़ाइयाँ चुनाव आयोग की मदद के बिना नहीं जीती जा सकती थी। इन दोनों लड़ाइयों की महत्वपूर्ण बात क्या थी? इन दोनों लड़ाइयों की महत्वपूर्ण बात थी कि जो पार्टी के संस्थापक हैं उनसे ही पार्टी का अधिकार छीन लिया गया। शिवसेना की पार्टी जिसके संस्थापक बाल ठाकरे थे और उद्धव ठाकरे की पार्टी थी, वह पार्टी कैसे राजनीतिक मदद से, कैसे चुनाव आयोग के फैसले से शिंदे को ट्रांसफर हो गई और शिंदे उस पार्टी के प्रमुख बन गए। जरा सोच करके देखिए कैसे शरद पवार जो एनसीपी की पहचान थे, जिनका चुनाव चिन्ह घड़ी था, वो कैसे अजीत पवार को ट्रांसफर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणी देते हुए कहा है कि शरद पवार द्वारा बनाई गई पार्टी एनसीपी में विभाजन के बाद विधायक और सांसदों की संख्या के आधार पर अजित पवार को असली गुट की मान्यता देना ठीक नहीं लगता है, या इस पर सवालिया निशान सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इससे दल बदल को बढ़ावा मिलेगा। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जब इस मामले पर अंतिम फैसला आएगा तो शायद कोई ऐसे दिशा निर्देश आएं जिसमें दल बदल को कुछ हद तक रोका जा सके। नहीं तो आप देखिए कि पिछले 5 वर्षों में किस तरह से बनी हुई सरकारें गिरा दी जाती हैं, कैसे चुनी हुई सरकारें गिरा दी जाती हैं और कैसे दावे किए जाते हैं। आपको याद होगा
कुछ दिन पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने ऐसा ही एक दावा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी जीत कर आएगा उसे हम अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे। तो एक खुली चुनौती है लोकतंत्र के सामने कि चाहे आप जिसको वोट दे दें, चाहे आप जो जीत जाए, जैसा हमने मध्य प्रदेश में देखा, जैसा हमने महाराष्ट्र में देखा, दूसरे कई राज्यों में इस तरह की कोशिशें हुई, कुछ सफल हुई, कुछ विफल हुई। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के यह दोनों फैसले लोकतंत्र और नागरिकों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन गंभीर सवालों पर अपनी नज़र बनाए रखिए और खुद को फेक न्यूज़ से, दुष्प्रचार वाली खबरों से दूर रखने की कोशिश कीजिए। मीडिया जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करता है, उसका मुकाबला कीजिए। खबरों की गंभीरता से दूर मत जाइए, उनसे दूरी मत बनाइए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों पर हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और संभव हो तो ज्वाइन करें, हमारी आर्थिक मदद करें और इस कारवां को आगे ले जाएं। नमस्कार।